हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो आप सभी ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही ध्यान से सुने और याद करते जाएं। साथ ही आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम छत्तीसगढ़ का मैप कैसे अपने दिमाग में रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैप से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में। किसी न किसी एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ के मैप से संबंधित क्वेश्चन आना तय ही है। तो आप सभी को छत्तीसगढ़ का मैप बहुत ही अच्छे से याद रखना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का मेरा लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सभी वो वीडियो भी जरूर देखें। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से सुनते जाए और याद करते जाए। जनजाति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति कौन से दृष्टिकोण से? आर्थिक दृष्टिकोण से। छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति आर्थिक दृष्टिकोण से है हल्बा और वही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है मुड़िया। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति आर्थिक दृष्टिकोण से है हल्बा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है मुड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम्स में। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है। घोड़ों को छूना भी पाप मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जनजाति है जो घोड़ों को छूना भी पाप मानते हैं और वो जनजाति है कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से है गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से है गोंड। छत्तीसगढ़ में तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? भुंजिया जनजाति। अपने वंश को पांडवों के वंश से जोड़ती है। अपने वंश को पांडवों के वंश से जोड़ती है ऐसी कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में? उसका नाम है पंडो। साथ ही ऐसी और जनजाति है जो अपने वंश को कौरवों से जोड़ती है और उस जनजाति का नाम है कंवर। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में SECL का पहला मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि छत्तीसगढ़ में SECL का मुख्यालय कहाँ है। SECL का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। एक बार फिर से सुनिए, इसका फुल फॉर्म भी आ चुका है हमारे व्यापम के एग्जाम्स में। SECL का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड और इसका पहला मुख्यालय सीपत नाम के स्थान पर बिलासपुर जिले में है। एक बार फिर से सुनिए, SECL का पहला मुख्यालय छत्तीसगढ़ में सीपत बिलासपुर में है। वही दूसरा मुख्यालय विश्रामपुर में है जो कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। आज मैं आप सभी के लिए एक नोट भी लाई हूँ। मैं आप सभी को जब छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य बताई थी उसी के साथ मैं बताई थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। अर्थात छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों के सीमाओं को स्पर्श करती है। तो मैं मैप को दिखाकर आपको बताई थी कि बलौदाबाजार ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों के सीमाओं को स्पर्श करती है। लेकिन साथ ही मैं आप सभी को शायद याद होगा, मैं आप सभी को ये भी बताई थी कि अभी बिलासपुर जिले को दो भाग में डिवाइड किया गया है और दो जिले बनाया गया है। एक बिलासपुर जो पहले से है और एक और नया जिला बना है गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो जब ये जिला अलग हो गया है तो अब कोरबा जिला भी ऐसा जिला बन गया है छत्तीसगढ़ में जो 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखिए, बिलासपुर जिला पहले था सर्वाधिक, लेकिन अब जब बलौदाबाजार जिला पहले था सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, लेकिन जब अब बिलासपुर दो भागों में बंट गया है तब कोरबा जिला भी ऐसा जिला बन गया है जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो आप ये दोनों नाम याद रखिए।
अगर अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल बनता है, क्योंकि पहले बलौदाबाजार था लेकिन अब तो कोरबा जिला भी हो गया है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ये भी दे सकता है कि छत्तीसगढ़ में 7 जिलों को स्पर्श करने वाली जिला कौन सी है। उसमें या तो कोरबा जिला दिया होगा ऑप्शन, या फिर बलौदाबाजार। तो आप कोई भी एक दिया रहेगा, आप उसमें टिक कर दीजिएगा। तो अब आपके स्क्रीन पर मैप से हो रहा होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको कि बलौदाबाजार कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है, साथ ही कोरबा जिला अब कौन कौन से जिलों 7 जिलों को स्पर्श करता है। आप अपने मैप, आपके स्क्रीन पर जो मैप से हो रहा है उसको ध्यान से देखिए, उसमें बलौदाबाजार दिखाई दे रहा है। और बलौदाबाजार कौन कौन से 7 जिलों को स्पर्श करता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, एक बार फिर से सुनिए, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा, इन 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। बलौदाबाजार जो जिला है वो पहला मुंगेली, दूसरा बिलासपुर, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा रायगढ़, पांचवा महासमुंद, छठवा रायपुर और सातवां बेमेतरा। इस तरह यह जो जिला है बलौदाबाजार वो 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब आप कोरबा जिले को देखिए, आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा। तो कोरबा जिला कौन कौन से 7 जिलों को स्पर्श करता है, ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, एक बार फिर से सुनिए, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये एक ही जिले का नाम है, और जांजगीर चांपा। इस प्रकार ये 7 जिलों को स्पर्श करता है। जब बिलासपुर जिला 2 भागों में डिवाइड हो गया है उसके बाद, तो जब नया मैप बनकर आएगा तो ये सब अच्छे से आप सभी को और समझ में आ जाएगा। वैसे मैं मैप में शो कर दी हूँ कि बिलासपुर जिले का कौन सा भाग कटकर गोरेला पेंड्रा मरवाही बना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोरबा जिला कैसे 7 जिलों के सीमाओं को स्पर्श करता है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपके लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते भी हैं। इनमें से कुछ ऐसे बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी आप सभी को छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय दे रही हूँ, तो उसमें ये सब बताना बहुत ही आवश्यक है आप सभी को। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, ये वृक्ष साल वृक्ष कहलाता है। फिर छत्तीसगढ़ का लोक व्यंजन ठेठरी है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ठेठरी का इमेज। जो 3 इमेज जो एक समान दिखाई दे रहा है वही ठेठरी है, ये छत्तीसगढ़ का लोक व्यंजन है। फिर छत्तीसगढ़ का लोक आभूषण सूता है, आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इमेज। उसमें जो 2 महिलाएं हैं वो अपने गले में पहनी हुई है गोल गोल सा, वही सूता आभूषण कहलाता है। फिर छत्तीसगढ़ का जो नया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का नया प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का नया प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला सांसद है मिनी माताजी। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला सांसद है मिनी माताजी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आप सभी को, और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश, छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश, उस राजवंश का क्या नाम है? राजसी तुल्य वंश। उस राजवंश का क्या नाम है? राजसी तुल्य वंश। उसके बाद है सकल कोसलाधिपति की उपाधि लेने वाले जो राजा थे उनके नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीजी व्यापम में 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ऐड कर दी हूँ। क्वेश्चन पूछा यह गया है कि कौन से राजवंश के शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है, और साथ ही ये भी पूछा गया है कि किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, अर्थात राजवंश भी पूछा गया है और उस राजवंश के जिस शासक ने
इस उपाधि को धारण किया था उनका नाम भी पूछा जा चुका है, तो आप दोनों याद रखिए। तो सकल कुशलाधिपति की उपाधि एक प्राचीन राजवंश था सिरपुर में पांडुवंशी शासक, उसका नाम था महाशिव तिवर्देव। इन्होंने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ ही कलचुरी शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम है, उन्होंने भी सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे आने की संभावना है। ऐसा कभी ना सोचे कि पिछला क्वेश्चन जो आ चुका है वो आगे नहीं आएगा। ऐसा सोचकर अगर हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो होता यह है कि जब हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो वही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है एग्जाम में और हम उसे नहीं बना पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार हैं शिवशंकर शुक्ल। इनके उपन्यास का नाम है मोंगरा, जो कि 1965 में लिखा गया है, 1965 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं लोचन प्रसाद पांडे और छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक का नाम है कलिकाल, जो इनके द्वारा रचित है। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केयूर भूषण और इनकी प्रथम रचना है मीन्स छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंध है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा या राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा, और ये 1968 में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है नरसिंह दास वैष्णव और छत्तीसगढ़ का प्रथम कविता है जो इनके द्वारा लिखा गया है वो है शिवायन, और ये 1904 अर्थात 1904 में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से गोपाल प्रसाद मिश्र जी को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से हीरालाल काव्योपाध्याय को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री के नाम से निरुपमा शर्मा जी को जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के विद्यासागर रामदयाल तिवारी जी को कहते हैं सॉरी फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर रामदयाल तिवारी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे और छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी है हीरू के कहानी जो इनके द्वारा रचित है। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे और इनकी रचना है हीरू के कहानीज जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताती हूँ कि हम छत्तीसगढ़ का मैप कैसे याद रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैप से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का मैप याद होना बहुत ही जरूरी है। आप सभी की स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा होगा। मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं या नेबरिंग स्टेट्स हैं वो छत्तीसगढ़ के किस किस दिशा में या डायरेक्शन में स्थित हैं। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का मैप याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य को देखिए और छत्तीसगढ़ को देखिए। आपके स्क्रीन पर मैप शो हो रहा है कि उड़ीसा राज्य कौन कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अब मैप को याद करना शुरू करते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य टच करता है कौन कौन से जिले को, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। तब हम मैप को कैसे याद रखेंगे, इधर से देखिए, जशपुर के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे धमतरी, धमतरी के नीचे कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर और बस्तर के नीचे सुकमा। तो इस प्रकार से सीरीज से आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि जो उड़ीसा राज्य है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में पड़ता है और अधिकतर ये पूर्व में ही पड़ता है, मध्य पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़ के। तो आप इस अकॉर्डिंग ऐसे याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप सभी को? आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, मैं मैप को कैसे समझा रही हूँ? अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से सुनिए, आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, उड़ीसा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों की स्पर्श करती है ना, और ये जो है उड़ीसा राज्य है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस जिस जिलों की स्पर्श करती है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व में आएगा, है ना।
तो मैं एक बार फिर से सभी का नाम ले रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखिए, आप सभी को एकदम याद हो जाएगा। और अगर इस वीडियो को एक बार देखने से आपको याद ना हो तो अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे, कम से कम 3 बार अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप सभी को ये मैप बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से अब मैं बोलते जा रही हूँ, आप सभी मैप को देखते जाए और समझते जाए। उड़ीसा राज्य, देखिए छत्तीसगढ़ का मैं मैप आपको समझाने की और याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, आप सभी अच्छे से देखते जाइए। जसपुर जिला, जसपुर जिले के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे धमतरी, धमतरी के नीचे कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर और बस्तर के नीचे सुकमा। तो ये सारे पूर्वी जिले हैं, किसके? पूर्वी और थोड़ा दक्षिण में भी आ जाता है बस्तर और सुकमा, छत्तीसगढ़ के। अब आते हैं नीचे, नीचे देखिए आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश सुकमा को टच करता है, तेलंगाना सुकमा और बीजापुर को, तो ये दोनों दक्षिण में आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए बस्तर के बाद सुकमा, सुकमा के बाद बीजापुर, ठीक है। ये तेलंगाना 2 जिलों की स्पर्श करता है, सुकमा और बीजापुर, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले हैं, ठीक है। सबसे दक्षिण में है सुकमा और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को क्या बताना चाहती हूँ। तो आप एक बार मैप को देखें और फिर से समझें मैं क्या बोल रही हूँ कि दक्षिण में स्थित जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से हैं? सुकमा और बीजापुर। अब हम आगे चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। अब देखिए अब आप कनेक्ट करते जाइए, ठीक है। मैं सभी बाहरी जिलों के नाम बता रही हूँ अभी छत्तीसगढ़ के, फिर हम छत्तीसगढ़ के भू आवष्टीय जिलों को कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताऊंगी सीरीज से। अभी हम सीरीज वाइज ही याद कर रहे हैं ना, तो आप सभी ध्यान से देखिए मैप को। देखो अब बीजापुर के बाद, अब तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र आता है राज्य, जो छत्तीसगढ़ के का एक सीमावर्ती राज्य है, जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से जिले, ये भी सीरीज वाइज से देखिए। जैसे मैं बताई कि तेलंगाना सुकमा और बीजापुर, तो अब बीजापुर से अब से स्टार्ट करिए। महाराष्ट्र, बीजापुर, नारायणपुर, अभी ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। बीजापुर के ऊपर नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर कांकेर, कांकेर के ऊपर राजनांदगांव, ठीक है। ये सीरीज वाइज चल रहा है, आप सभी को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ बस उसको सुनिए। देखिए बीजापुर के ऊपर नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर कांकेर, कांकेर के ऊपर राजनांदगांव। ये जो महाराष्ट्र है वो राजनांदगांव के आधे हिस्से को ही टच करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश भी सीरीज वाइज कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश राजनांदगांव, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य जो है राजनांदगांव से स्टार्ट होता है, ये भी सीरीज वाइज चलेगा। राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा, कवर्धा के ऊपर मुंगेली, मुंगेली के ऊपर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। ये एक ही जिले का नाम है ना, एक बार फिर से बोल रही हूँ, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही एक ही जिले का नाम है। एक बार फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा, कवर्धा के ऊपर मुंगेली, मुंगेली के ऊपर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके ऊपर कोरिया, कोरिया के ऊपर सूरजपुर, ऊपर नहीं मीन्स बाजू में, साइड में, कोरिया के साइड में सूरजपुर, और जस्ट ऊपर में बलरामपुर, जो कि सबसे उत्तरी जिला है छत्तीसगढ़ का, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि आप सीरीज वाइज कैसे याद रख सकते हैं। ये सारे सीमावर्ती जिले हैं छत्तीसगढ़ के। अब हम आते हैं भू आवष्टीय जिलों पर। तो देखिए सिंपल है एकदम, भू आवष्टीय जिले भी सीरीज वाइज है, ठीक है। देखिए सरगुजा के नीचे कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के नीचे रायपुर, रायपुर के साइड में दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे बालोद, ठीक है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, देखिए ऐसे भी आप ये भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए सरगुजा है, सरगुजा संभाग में आप देखिए कितने जिले हैं? 5, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ठीक है। तो अब वहीं पे सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर से लगा हुआ एक छोटा सा जिला ले लीजिए सरगुजा। ऐसे आप मैप को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग संभाग में डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताई, वैसे मैं जो सीरीज वाइज बता रही हूँ वो ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से। तो आप एक बार फिर से सुनिए, सरगुजा, ठीक है, ये भू आवष्टीय जिला है। साथ में आपको जिलों के नाम भी याद हो रहे हैं कि भू आवष्टीय जिले कौन कौन से हैं, उसको भी ध्यान से सुनिए। सरगुजा, सरगुजा के नीचे कोरबा,
कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे रायपुर, रायपुर के साइड में दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे बालोद। तो इतना हो गया 9। ठीक है, क्या हो गया? 9 भू अवस्थित जिले हो, नहीं सॉरी, ये अभी कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ है। ठीक है। हाँ, मैं आप सभी को ये बताना भूल गई कि बिलासपुर, पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि बिलासपुर भी अब भू अवस्थित जिला बन चुका है। जब वो दो भाग में बढ़ चुका है, गोरेला, पिंडा, मरवाही और बिलासपुर जिला 2 भाग में ये डिवाइड हो चुका है, तब अब बिलासपुर जिला भी आपका भू अवस्थित जिला बन चुका है। तो देखिए ये भी वहीं पे पास में ही है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, सरगुजा, सरगुजा के नीचे कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से लगा हुआ साइड में बिलासपुर। ठीक है। फिर जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे रायपुर, रायपुर के साइड में दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा और दुर्ग के नीचे में बालोद। तो इतने हुए 9 भू अवस्थित जिले। अब जब हम नीचे आते हैं बस्तर संभाग में, तो एक जिला पड़ता है दंतेवाड़ा, जो सभी के बीच में आएगा। सुकमा, बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर और कोंडागांव। वैसे कोंडागांव इसको पूरे तरीके से स्पर्श नहीं करता है, मतलब स्पर्श ही नहीं करता है, वो थोड़ा सा कट जाता है नारायणपुर से, मीन्स बस्तर से कट जाता है। तो कोंडागांव दंतेवाड़ा जिला को स्पर्श नहीं करता है। तो ये जो दंतेवाड़ा है जिला, उसको कोंडागांव जिला स्पर्श नहीं करता है। दंतेवाड़ा जिला नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और बस्तर के बीच में है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे 2 फायदे हैं आप सभी को। पहला फायदा ये कि आपको जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती है ये भी साथ में याद रहेगा, और आपको ये भी याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी साइड में स्थित जिला कौन सा है, दक्षिणी साइड में स्थित कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, भू अवस्थित कौन से है, ऐसे बीच में कौन कौन से है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से मैप को याद रख सकते हैं। तो आपको मेरा ये समझाने का तरीका कि मैप को आप कैसे याद रख सकते हैं कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आप सभी को समझाने में सफल हो पा रही हूँ। तो आगे मैं इसी तरह बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाकर आप सभी को समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगी। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आप सभी को मेरा ये वीडियो सबसे पहले मिल जाए और आप सभी अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बिल्कुल किया कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अभी आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि मैं आप सभी को कैसे पढ़ा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।